ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया है? किस भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? मार्वे करेंगे। ठीक, ज्योग्राफी शब्द का हम चर्चा कर रहे हैं, किसने दिया है? एरेटोस्थनीज। ठीक है, एरेटोस्थनीज कहाँ का रहने वाला था? ज्योग्राफी का जनक कौन माना जाता है? हिकेटियस। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज। हिकेटियस का पुस्तक कौन सा था जिसमें पहली बार ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीजें आई? जेस पीरियोडस। क्या नाम था? जेस पीरियोडस। इस जेस पीरियोडस में हमको किस मतलब मैप पर देखोगे तो किस चीज के बारे में हमको डिटेल चर्चा मिलता है? भूमध्य सागर के बारे में। ठीक है, और ज्योग्राफी पर लिखा गया ये प्रथम पुस्तक था ज्योग्राफी फील्ड से। ठीक है, जेस पीरियोडस, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन या विवरण। बताया था ना ये सब। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक? देखो गड़बड़ मत करना, व्यवस्थित भूगोल अलग है और आधुनिक भूगोल अलग है। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल एरेटोस्थनीज और आधुनिक भूगोल हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। गणितीय भूगोल थेल्स और एनेक्सिमेंडर। ठीक है, भौतिक भूगोल पॉलिडोनियस। पॉलिडोनियस। ठीक है, हो जाएगा याद, बस सिर्फ रिपीट करते जाओ 2 दिन 3 दिन जब तक ये चलेगा। ये भी बहुत लंबा है। ठीक है, कम से कम 5 दिन तो ये जरूर चलेगा, एक सप्ताह तो चलेगा। ब्रह्मांड इतना जल्दी थोड़ी नहीं पढ़ जाएगा जी। एक पूरा सब्जेक्ट को तुम एक टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो लंबा चलेगा। अभी हम लोग सब चीज पढ़ने वाले हैं इसमें, कि तारा कैसे बनता है, कौन कौन सा क्या है, नहीं ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी पे बाद में, पृथ्वी इसमें नहीं आएगा, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, चलो क्या पूछे थे अभी? भौतिक भूगोल कौन है? पॉलिडोनियस। पॉलिडोनियस। प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर। प्रथम भारतीय मानचित्र जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल। अब कल जैसे जो पहली बार सुना होगा उसको आज हल्का हल्का लग रहा होगा, हाँ फेमिलियर नाम है, बस ऐसे ही 2 3 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिपीट। जितना बार रिपीट करोगे उतना ही कंफर्टेबल होते जाओगे साथ में। प्रथम ग्लोब निर्माता मार्टिन बेहम। ठीक है, मानव भूगोल कार्ल रीडर, और नहीं मिले तब ग्लॉस। ठीक है, चलो यही सब चीज हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग इसमें बढ़ेंगे थोड़े आगे, और आज से हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू हो रहा है। क्या है टॉपिक का नाम? ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। कल चर्चा किए हुए थे हम लोग, अलग अलग टॉपिक को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को। उसमें से पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ब्रह्मांड। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सब जान ही रहे हो। ब्रह्मांड का डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले तुमसे, बताओ ब्रह्मांड क्या होता है, तो क्या होता है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड में जितना तुम सोच सकते हो सभी चीजें। एक वर्ड जिसको तुम लोग छोड़ रहे हो वो है कि ये सब है कहाँ? ये सब अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में मौजूद सभी सामग्री, इसमें ग्रह हो तारा हो या कुछ नहीं हो तो भी कुछ हो, ऐसा भी मैटर है। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो तुमको लग रहा है कि कुछ नहीं है वो भी कुछ है। ठीक है, तो ब्रह्मांड वो चीज है जो इस अंतरिक्ष में मौजूद है। सभी चीजों को समग्र रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। कितना है, कहां तक है, इसकी हमको कोई आइडिया नहीं है। हम आज तक पता ही नहीं लगा पाए ब्रह्मांड एक्चुअली में क्या है, कहां तक है, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता। बस हम हैं, देख रहे हैं, इतना काफी है। तुम जो ये तारा देख रहे हो आज, तुमको लग रहा होगा कि ये आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। ये आसमान क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी को आसमान कह रहे हैं। ये तारे जैसे हम लोगों का पृथ्वी है वैसे ही कहीं और कोई और ग्रह है, तो ग्रह तुमको दिखता नहीं है। लेकिन जैसे हमारा तारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, और हमारा तारा बपौती तारा कौन सा है? सूर्य। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। अगर कभी कोई संख्या पूछ ले तो क्या बताओगे? तारों की संख्या कितनी है? हाँ देखो, ब्रह्मांड का जैसे हम लोग कोई भी चीज का निर्माण करते हैं तो उसका एक बड़ा यूनिट होता है। जैसे समाज में देखोगे ये देश बना हुआ है, तो देश किससे बना हुआ है बोलोगे? राज्यों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? राज्यों से। राज्य किससे बने हुए हैं? जिलों से। ठीक है, जिला किससे बने हुए हैं? ब्लॉकों से। ठीक है, और ब्लॉक किससे बने हुए हैं? गांवों से। हाँ, पंचायत भी बोल सकता है। और पंचायत किससे बने हुए हैं? गांव से। अब गांव किससे बने हुए हैं? परिवार से बने हुए हैं ना। और वैदिक युग में जब हिस्ट्री पढ़ोगे, जो नहीं पढ़े तो बताएंगे कि वैदिक युग का जो मूल इकाई था वो क्या था? परिवार, यानी कुल हुआ करता था। अभी जो तुम्हारे प्रशासनिक रूप से मूल इकाई है वो है ग्राम। क्या है? गांव। ठीक है,
खैर वापस आते हैं, अभी ब्रह्मांड पे जाएंगे। तो ऐसे ही छोटे 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 यूनिट को बड़ा करोगे, तो जैसे तुम्हारा एक देश है, सबसे बड़ा तुम देश को बोलते हो ना, और उससे भी बड़ा अगर बोलोगे तो महादेश, महादेश बोलते हो। इससे बाहर तो तुम्हारी औकात नहीं है, महादेश से बाहर मतलब दूसरा, सब चीज दूसरा हो गया। तो हमारा जो महादेश जिस तरह से हम लोग देखते हैं, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड में जो स्थिति है वो है आकाश गंगा का। किसका है? आकाश गंगा। आगे चल के सब देखेंगे आकाश गंगा क्या है, कैसे निर्मित होता है। लेकिन फिर बाद में जब और एक्सप्लोरेशन हुआ तो पता चला कि आकाश गंगाओं की संख्या ही अनगिनत है, ठीक है। और एक आकाश गंगा में अनगिनत तारे होते हैं। सामान्य रूप से पूरे ब्रह्मांड को जब हम स्टडी करने का प्रयास किए, हम जब बोलते हैं तो हमको मत समझना, हम मतलब मानव, ठीक है। कई लोगों की लगेगा सर पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं बता रहे, हम मतलब हम मानव प्रजाति, ठीक है। जब ब्रह्मांड के अध्ययन का चर्चा शुरू किए तो शुरुआत में ये लगा कि चलो हम लोग ब्रह्मांड के बहुत हिस्सों को देख लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े पता चला कि अगर ये ब्रह्मांड है, हमको नहीं पता कितना ब्रह्मांड है, तो हम इसका मात्र इतना सा ही देख पाए, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मांड में दो शब्दावली का प्रयोग होने लगा, ये है एक्चुअल ब्रह्मांड और ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये यूनिवर्स और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब दृश्य ब्रह्मांड, मतलब वैसा ब्रह्मांड का हिस्सा जहां तक हमारी औकात है देखने लायक, और ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा रूप है। तो हम लोग जो देख पाए हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वो हिस्सा जो देख पाए हैं, इतने समय हम लोगों का ये अंदाजा है, हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं कि लगभग इसमें 10 टू पावर 11 गैलेक्सीज है, मतलब आकाश गंगाएं हैं। 10 टू पावर 11 गैलेक्सीज कितना हो गया? अगर ऐसे बोलोगे तो वर्ड में तो 100 अरब के आसपास। कितना हो गया? 100 अरब। ये ग्रह नहीं है, ये तारा नहीं है, ये गैलेक्सीज है। अब बोलोगे ठीक है तो क्या हुआ, एक गैलेक्सी में एक तारा होता होगा। प्रत्येक गैलेक्सी में इतना ही तारा होता है, प्रत्येक गैलेक्सी में इतना ही तारा होता है। मतलब एक गैलेक्सी अगर लोगे तो एक गैलेक्सी में कितना होगा? 10 टू पावर 11 तारा, ठीक है। तारा ध्यान देना, यानी हम लोग जो यूनिवर्स देख रहे हैं, जितना हम लोग देख पाए हैं, उसमें हमारा अंदाजा है कि कितना गैलेक्सीज होगा? लगभग 100 अरब गैलेक्सी। कितना गैलेक्सी होगा? 100 अरब गैलेक्सी। और प्रत्येक गैलेक्सी में कितना तारा होगा? अनुमान 100 अरब तारा होगा। यानी हमारे गैलेक्सी जो है, जिस गैलेक्सी में हम है, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे हमारा गैलेक्सी, अपना बपोती, ठीक है। यूनिवर्स में जब ढूंढोगे कोई एड्रेस पूछेगा, मान लो तुम कहीं और चला गया, एंड्रोमेडा पे चला गया, मतलब दूसरे गैलेक्सी पे चला गया, पूछेगा तुम कहां से हो, तो तुम क्या बोलोगे? हम मिल्की वे से हैं, ठीक है। और मिल्की वे में एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। ऐसे ही 100 अरब तारे हैं। अब सोच के देखो कि तुम्हारी क्या औकात है। और हर एक तारा के पास अपना एक सौर मंडल है। क्या है? सौर मंडल, जिसमें तुम्हारे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे इस सौर मंडल में 8 ग्रह हम लोग अनुमानतः अभी लगा के रखे हैं। कितना ग्रह है? 8 ग्रह। और भी हो सकते हैं, कई ऐसे तारे होंगे जिसके पास इसका 10 गुना 50 गुना भी ग्रह हो सकता है। समझ में आया? यानी ग्रहों की संख्या की कोई गिनती है ही नहीं। इसलिए ये सब कभी पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है दो ही सवाल। क्या पूछा जाता है? हमारे जो यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसमें कितने गैलेक्सीज मौजूद हो सकते हैं? संभवतः कितने हो सकते हैं? 10 टू पावर 11। इससे कम या इससे ज्यादा? इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है। रिसेंट का एक स्टडी है जिसमें यह पता चला है कि अनुमानतः जो हम लोग 10 टू पावर 11 लगाए हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा है। मतलब इससे थोड़ा मोड़ा ज्यादा नहीं, कई गुना ज्यादा। तो सोच सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? गैलेक्सीज कितने हैं? 10 टू पावर 11, यानी 100 अरब गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अरब, इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग 100 अरब तारे। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में अगर कुल तारों की संख्या कभी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 22। क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 22, ठीक है। इतना हम लोग याद रखेंगे। अब चर्चा ये हो रही है कि जो ब्रह्मांड हम लोग देखे, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का चर्चा किए, ये कितना फैला हुआ है। अगर ये कभी कोई पूछा जाए तो सामान्यतः जहां तक अभी हम लोग देख पाए, इसका डाटा जो होगा वो होगा 93 बिलियन। क्या होगा? 93 बिलियन लाइट ईयर। क्या होगा? 93 बिलियन लाइट ईयर। लाइट ईयर एक नया शब्द आ गया। लाइट ईयर क्या है? आगे चल के सब देखते जाओगे। यह है प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर का हिंदी क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ये दूरी का एक इकाई है। जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर ये सब मापते हैं, ब्रह्मांड में ये मीटर, किलोमीटर मतलब क्या बोल सकता है? एक बिंदु का भी 1,00,000वां हिस्सा के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए मीटर, किलोमीटर से ब्रह्मांड को नहीं माप सकते। अब सोचो
कि चींटी अपना ऊंचाई कैसे मापता होगा? चींटी को अगर हाइट मापना हो तो कैसे मापेगा? वो तो एमएम में मापेगा। अब एमएम में अगर तुम्हारा हाइट मापने लगे तो सोचो दिन बीत जाएगा उसको मापते मापते, लेकिन उसका तो क्षमता वही है। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं मीटर, किलोमीटर, माइल, ये तो बहुत बड़ा हो गया, पर ब्रह्मांड में ये बहुत छोटा है। तुम्हारे यहाँ पे जो एक दिन बीतता है ना, ब्रह्मांड के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड में जब हम लोग चर्चा करेंगे समय का, तो वहां हमेशा आ जाएगा कि 10,000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल। ठीक है, इस तरह चर्चा होता है। तो हम लोग ब्रह्मांड में दूरी को मापने का काम करते हैं लाइट की सहायता से। किसकी सहायता से? एक वर्ष में लाइट जितना दूर चलेगा इसी को कहेंगे 1 लाइट ईयर। क्या कहेंगे? 1 लाइट। ये अभी आगे चल के यूनिट में हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, कितना किलोमीटर में होता है, कैसे क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। लाइट ईयर है, पारसेक है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये सब आगे चल के देखेंगे। एक ही दिन सब दिमाग में चला जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, धीरे 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 करके हम लोग सब पढ़ेंगे। सिर्फ अभी टर्म जो सीख रहे हो उसको याद रखना। लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ? एक ईयर में कितना दूरी तक लाइट तय करेगा। तो लाइट ईयर पहला क्वेश्चन हल्का यही आ जाता है कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अक्सर बच्चा मार देता है प्रकाश की इकाई है। नाम में प्रकाश है, पर ये इकाई किसकी है? दूरी की। बता दिए कि एक वर्ष में लाइट कितनी दूर तय करेगी, इसी को क्या कहेंगे? लाइट ईयर। ठीक है, और ब्रह्मांड में हम लोग इसी से कैलकुलेशन करते हैं कौन कितना दूर है। तो हमारा जो ब्रह्मांड जहां तक हम देख पाए इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ब्रह्मांड का तो छोड़ दो, हम लोगों को आइडिया ही नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? अनुमान लगाने का भी एक तरीका होता है ना। जहां तक दिख पाया है वहां तक हम अनुमान लगाए हैं कि कितना ये फैला हुआ है, लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर में। ठीक है, तो ब्रह्मांड का वह हिस्सा जहां तक हम अनुमान लगाकर भी फैला हुआ मान सकते हैं वो कितना है? 93 बिलियन लाइट ईयर। क्या इससे कम होगा कि इससे ज्यादा होगा? एक्चुअल ब्रह्मांड इससे कहीं ज्यादा होगा। हमको कोई मतलब जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ से 3 डाटा तुम्हारा उभर के आया कि ब्रह्मांड का विस्तार लगभग कितना है? 93 बिलियन किलोमीटर। ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? 93 बिलियन। ठीक है, बिलियन लाइट ईयर। ठीक है, और ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ठीक है, लेकिन समांतर सवाल में यही तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का हमको कोई अंदाजा ही नहीं है, इसलिए कभी पूछा जाए तो यही सवाल तुमसे पूछेगा। ठीक है, 93 बिलियन लाइट ईयर। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने तारे हैं, अभी तारे वाले टॉपिक में सब से करवाएंगे, कितने गैलेक्सीज हैं, तो लगभग 10⁻11 गैलेक्सीज। और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे? 10⁻11 तारे। इसलिए ब्रह्मांड में कुल तारे कितने? 10⁻20। ठीक है, चलो। अब इसके लिए जो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, इसको जो इसका पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एक कुछ सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसका एक ब्रांच होगा। तो पूछा यह जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। अक्सर बच्चा यहाँ गलती करता है, इसको बड़ा ध्यान से याद रखना। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ये तो ठीक है, ये रटा हुआ है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। लेकिन अगर दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी। क्या क्लियर हो गया? अब ये दोनों तो है तो लगभग एक ही चीज, कि अगर हम लोग पूरा खगोलीय पिंड को देखेंगे तो वो सारा कहाँ अवस्थित है? ब्रह्मांड में। कहाँ अवस्थित है? ब्रह्मांड में। ठीक है, तो याद रखोगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ब्रह्मांड कैसे जन्म लिया, कैसे ये फैल रहा है, कैसे क्या क्या उसमें है, इन सारे चीजों के अध्ययन को क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। और इस ब्रह्मांड में अवस्थित जितने खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड समझते हो क्या हुआ? जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सारे को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड को ही खगोल कहेंगे। क्या कहेंगे? खगोल। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, इन सभी के अध्ययन को कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का समग्र रूप से अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। ज्यादातर हम लोग जो इसमें फोकस करते हैं वो इस बात पर करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड कैसे विस्तृत हो रहा है, क्या क्या इसमें है ये। लेकिन अंदर के ऑब्जेक्ट का जब हम स्टडी करने लगते हैं तो उसका ब्रांच बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो एग्जाम में तुमको 2 वर्ड याद रखना है, ब्रह्मांड के अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन। इस तरह के सवाल पूछा जाए तो हमेशा आंसर करोगे कॉस्मोलॉजी। जहां पे ये वर्ड आ गया खगोलीय पिंड, क्या वर्ड आ गया? खगोलीय पिंड। कंफ्यूज मत होना, चाहे किसी भी प्रकार से पूछे, खगोलीय पिंड का अध्ययन अगर आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे? एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, कुछ बच्चा इसमें एस्ट्रोलॉजी से भी कंफ्यूज होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? लाइट का फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्या बात पूछ रहे थे?
एस्ट्रोलॉजी, हाँ। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? नवग्रह, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हो गया ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र समझते हो, जिसमें हम लोग ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करके उसका अनुमान लगाते हैं दूरी वगैरह से, और उसका जीवन पर क्या असर है तुम्हारे जीवन पर, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अगर खगोलीय पिंडों का अध्ययन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजी, सॉरी एस्ट्रोनॉमी। और ब्रह्मांड का अध्ययन पूछा जाए तो कॉस्मोलॉजी। अगर नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन पूछा जाए, नक्षत्रों का अध्ययन हमारे जीवन पे नक्षत्रों का असर कैसे होता है, तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। तो कंफ्यूज मत होना, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार कितना हो गया? 93 बिलियन लाइट ईयर। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर काफी लोग माथापेची किया, आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, ठीक है। अब ऑब्वियस है ना जी, कैसे ये पृथ्वी बन गया, कैसे ये सूर्य बन गया, क्या होगा, तो इसको लेकर बहुत सारा माथापेची किया। सोचो, दाद देते हैं मतलब उन सारे लोगों का जो इस पर सोच रहा था और कुछ एक कंक्लूजन के साथ आए, तो उनका सोचो दिमाग का स्थिति क्या होगा, ठीक है, कितना दिमाग लगाए होंगे। तो एक आदमी थे, बहुत लोग बहुत तरह का थ्योरी दिया है, उसमें से 3-4 थ्योरी तुमको पढ़ना है, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है। उसमें से जो सर्वमान्य थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत। हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत और अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी। पर जो पहली बार याद करना है किसी को, चाहे हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम हो, बिग बैंग थ्योरी को ही याद रखना, महाविस्फोटक सिद्धांत नहीं। अगर दोनों याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि बिग बैंग को हिंदी में भी लिख देंगे, लेकिन महाविस्फोटक को अंग्रेजी में महाविस्फोटक नहीं लिखा जाएगा। बिग बैंग बड़ा कॉमन नाम है, इसलिए कोई पहली बार पढ़ रहे तो यही याद रखोगे। क्या याद रखोगे? बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। नाम से ही हिंदी में सुनोगे तो नाम से ही लग रहा है विस्फोट। क्या लग रहा है? विस्फोट। तो सब सर्वमान्य थ्योरी और पूरे दुनिया में जो सबसे अधिक विश्वास जन थ्योरी है वो यही है, जिसमें ये कहा गया था कि ब्रह्मांड शुरू से ऐसा नहीं था, पहले सब चीज एक बिंदु में केंद्रित था। किसमें केंद्रित था? एक बिंदु में, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। तो ब्रह्मांड का जितना चीज तुम सोच सकते हो वो सभी चीज एक एकदम जितना छोटा बिंदु सोच सकते हो उतना छोटा बिंदु में केंद्रित था, इसी को कहा गया सिंगुलैरिटी। और अचानक से एक दिन लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, कब? 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें एक ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट जब हुआ तो जितने मैटर थे वो सब बाहर फेंका गया और इस सृष्टि का रचना हो गया। सुनने में थोड़ा पता लग रहा होगा, जो पहली बार सोचा होगा एक छोटा सा बिंदु इतना कुछ कैसे कर सकता है, हुआ उसी से है, ठीक है। इतना अधिक उसका ग्रेविटी था, इतना अधिक ग्रेविटी था, इस ब्रह्मांड में कुछ था ही नहीं पहले, मतलब खाली चीज था। उसी में वो बिंदु ब्लास्ट किया और सब चीजों का निर्माण हुआ। यही है बिग बैंग थियरी। अब इसको समझना काफी डिफिकल्ट है, सिर्फ सोचना है इसको कैसा हुआ है, ठीक है। अब सोचोगे कि इतना बड़ा बड़ा ग्रह एक बिंदु में कैसे चला गया, तो सारा ग्रेविटी का खेल है। ब्लैक होल का नाम सुने हो? पहले कोई जानता भी नहीं था कि ब्लैक होल जैसा कुछ होता है, ना ही कोई मानता था। फिर ब्लैक होल थियरी आया, आइंस्टीन साहब ने सबसे पहले कहा कि इस तरह का कोई चीज हो सकता है। फिर इस पर रिसर्च शुरू हुए, ब्लैक होल क्यों ब्लैक है क्यों ब्लैक है? मतलब ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना अधिक होता है कि वो सब चीज को खींच लेता है अपने तरफ, यहां तक कि लाइट को भी खींच लेता है और वापस नहीं जाने देता है। तुमको दिख कोई चीज क्यों रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? लाइट। इस चीज पर लाइट पड़ा, हमारे आंख तक आया तो हमको दिख रहा है। तो ग्रेविटी किसी चीज का इतना अधिक अगर हो जाए जो लाइट को भी खा जाए, उसी का हमको एक एग्जांपल मिला जिसको ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। सोचो कि उस बिंदु का ग्रेविटी कितना अधिक होगा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो हो सकता है, हाइपोथेटिकली तो हम सोच ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करके तो देख नहीं सकते हैं। इसी को प्रूव करने के हम लोग अलग अलग चीज, हम लोग अलग अलग सिद्धांत अपनाते हैं, अलग अलग थियरीज है, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो सर्वमान्य ब्रह्मांड का थियरी, सर्वमान्य मतलब जो थियरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, वो क्या है? बिग बैंग थियरी। इस बिग बैंग थियरी को दिया है जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटेयर। ये नाम याद रखना, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1927 ईस्वी में ये दिया था। कब दिया था? 1927, ठीक है। जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग थियरी को 1927 में प्रतिपादित किया, और इसके बाद 1927 में प्रतिपादित किया, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने ये थियरी कब दिया है? 1927 में ये थियरी दिया है। और उन्होंने कहा कि आरंभ में सभी पदार्थ
एक बिंदु में समाया हुआ था, जिसमें लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ एवं ब्रह्मांड का रचना हुआ। समझ में आया कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व वो बिंदु फटा और इस पूरे सृष्टि का रचना हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी अलग अलग थियरी दिए हैं। आज अगर ब्रह्मांड का स्वरूप देखोगे तो ब्रह्मांड फैल रहा है। दूसरा थियरी जो है वो है सतत सृष्टि या स्थिर अवस्था या साम्यावस्था, जिसको अंग्रेजी में एक वर्ड में हम लोग लेंगे स्टेडी स्टेट थियरी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा मतलब से मतलब नहीं है। ठीक है, हल्का हल्का समझते जाएंगे, क्योंकि जो भी सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर इसी से पूछे जाते हैं। सबका नाम और किसने दिया है यही तुम्हारे लिए काफी है। नाम से लग रहा है सतत सृष्टि यानी स्टेडी स्टेट, यानी एक जगह पे स्थिर है। तो स्थिर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड तो फैलता हुआ हमको दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो स्थिर कैसे। इनका कहना था कि ब्रह्मांड फैल तो जरूर रहा है पर उसका डेंसिटी स्थिर है। इसलिए यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि स्टेडी स्टेट थियरी में क्या स्थिर है, क्या स्थिर है, डेंसिटी यानी घनत्व। क्या स्थिर है, घनत्व। इनका कहना है कि जब मान लो यहाँ पर एक एक चीज रखे हुए हम, मान घनत्व समझते हो, घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब समझो, ठीक है, अगर हम ये कपड़ा ले, ठीक है, इतना सा का कपड़ा ले, तो यहाँ पर इतना सा हम अगर लेंगे तो कितना इसमें दाना दाना दिख रहा है ना, धागा। अगर हम इसको फैलाते हैं धागा को, तो ये धागा फैल गया, ये दूर हो गया। ठीक है, दूर हो गया ना, क्या घनत्व वही रहा कि घनत्व कम हो गया, घनत्व कम हो गया, क्योंकि इतना सा दूरी में अब धागा की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया। घनत्व होता है कि एक कोई भी ले लो, अगर हम आदमी का लेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर, कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कितने कण है, ऑब्जेक्ट नहीं कितने कण है, इसी को क्या कहेंगे, इसका घनत्व। ठीक है, अब बताओ इसका घनत्व कितना सा का ही हम अगर दूसरा कोई पदार्थ लेते हैं ये, और तीसरा पदार्थ लेते हैं ये, बताओ इसमें सबसे घनत्व कम किसका है, ऊपर वाला कौन बोला, सबसे कम घनत्व इसका, इससे थोड़ा अधिक घनत्व इसका, इससे थोड़ा अधिक घनत्व इसका। ठीक है, तो अभी जब ब्रह्मांड में सब चीज एक जगह पे था, समझना इस चीज को, फैला तो कुछ दूरी तक पहुंचा, कुछ दूरी तक पहुंचा होगा, लेकिन फिर भी एक जगह केंद्रित होगा सब इतना सा दूरी में। हम क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। तो जब इतना समय कोई चीज रहा होगा और वही फैल के इतना बड़ा हो गया, तो घनत्व कम होगा, ज्यादा होगा, घनत्व कम होगा। क्या होगा, घनत्व कम होगा। पहले इतना समय इतना ऑब्जेक्ट था, समझना, ये हर एक जो देख रहे हो ये एक एक गैलेक्सी है, मान लेते हैं एक एक गैलेक्सी है ये पूरा। अब इतना सा क्षेत्र में इतना ही गैलेक्सी बना, तो पहले इसका घनत्व अधिक था, अब इसका घनत्व कम हो गया, कुछ समय बाद घनत्व और कम हो जाएगा ना। यानी जब ब्रह्मांड फैल रहा है इसका घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर ये थ्योरी क्या कहता है, ब्रह्मांड फैल तो रहा है, मानते हैं इस बात को, लेकिन घनत्व कम नहीं हो रहा है, क्योंकि नए चीजों का उसमें निर्माण हो रहा है। समझ में आया। जो जगह खाली हो रहा है वो खाली एक्चुअल में हो नहीं रहा है, उसमें नया चीज बन रहा है, जिस कारण से घनत्व क्या हो जाएगा इससे। जैसे यहाँ जो तुमको दिखा, ये जो दिखा ये खाली हो चुका है, लाल वाला डॉट तो खाली हो चुका है, लेकिन काला काला डॉट वापस इसमें निर्मित हो गया, जिससे इसका घनत्व क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें लाल वाला तो 3 हुआ, लेकिन काला वाला का संख्या और क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब इस थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है, लेकिन घनत्व इसका कम नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है। समझ में आ गया। दूसरा थ्योरी क्या है, इसमें एक ही वर्ड याद रखना है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी सतत सृष्टि या स्थिर अवस्था या साम्यावस्था सिद्धांत में क्या स्थिर है, क्या स्थिर है, घनत्व। बस एक वर्ड याद हो गया और ये समझ में आ गया घनत्व कैसे स्थिर है। क्योंकि इनका कहना था कि आकाश गंगाएं तो एक दूसरे से दूर हो रही है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ अन्य चीजों का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता, इसी को कहा गया डार्क मैटर। क्या कहा गया, डार्क मैटर। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डार्क मैटर क्या है नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। क्या स्टेडी स्टेट सिद्धांत समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये दिया किसने, तो 2 आदमी था, कौन था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। ठीक है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। ठीक है, हरमन बॉडी। ठीक है, हरमन बॉडी। ठीक है, 2 आदमी था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। ये दोनों मिलकर सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत या साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है, चलो क्या ये समझ में आ गया, क्या स्थिर रहता है इसमें, घनत्व। ठीक है, इसके बाद तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पल्सेटिंग थ्योरी या ऑसिलेटरी थ्योरी। ये क्या होता है, ये पल्सेटरी थ्योरी या दोलन सिद्धांत, ये क्या होता है। दोलन समझते हो क्या होता है, ये फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। दोलन मतलब हुआ
ये पेंडुलम, पेंडुलम देखो कभी, दोलन का मतलब यही हुआ, ये अगर पेंडुलम है, ये यहां तक आएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर यहां तक आएगा, इसी को क्या कहते हैं? दोलन। यही इसी को बोलते हैं और दोलन यानी ऑसिलेशन। समझ में आ गया? यानी एक बिंदु तक कोई ना कोई अंतिम सीमा होगा। इसमें साइंस टीचर कई बार एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा कि इसमें बांध देते हैं मतलब चाकू वगैरह, और उसको हिला देते हैं और ऐसे नाक करके खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके रखे हैं कि इसका कितना सीमा आ सकता है, यहां तक आएगा उसके बाद लौट जाएगा। थोड़ा सा अगर गड़बड़ा गया फिजिक्स सीधा नाक को छेद देगा। ठीक है, और ऐसा डिस्क्लेमर है कि छोटे मोटे टीचर को ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बारीकी से देखते हैं। अरे आजकल घटना दुर्घटना ऐसे घटता है, कोई भी मान लो यहाँ पे बांध दिया, एकदम तेज तरह चाकू बांध दिया, और उसका मैथमेटिक्स में थोड़ा दिक्कत था फिजिक्स तो ठीक था, और लगाया है तो नाक में यहाँ तक पहुंच गया, छेद देगा, उसका गया, कहानी खत्म, वीडियो बनाते रह जाएगा। इसीलिए ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस देख लेना है। ठीक है, ऐसा क्यों क्यों इतना भरोसा है साइंस पर, क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि साइंस वही करता है जो होता है, ये मान के कुछ नहीं चलता, कैसा माना जाए कैसा हो जाएगा, नहीं। तो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करके रखे कि यहां तक आएगा, उससे 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जाएगा, अगर कोई और फोर्स नहीं आया आधा से। तो अब सोचो वो आ रहा था अपना, उसका ऑसिलेशन का एक जो टाइम पीरियड रहा होगा, उसका एक डिस्टेंस रहा होगा, वो सब कैलकुलेट किया हुआ है। उधर से कोई हवा का झोंका आ गया अब सब कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक था, अब उधर से एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तब क्या? तो नाक चल जाएगा। ठीक है, इसलिए समझने के लिए सब ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करना। क्यों ऐसा भरोसा होता है? क्योंकि वो गति जो है, उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा। वैसे ही ये कहता है दोलन सिद्धांत कि हमारा ब्रह्मांड फैल तो रहा है, पर ये आजीवन नहीं फैलेगा। शुरुआत में क्या बोले, ये फैलता ही रह जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि ये आजीवन नहीं फैलेगा, ये फैल रहा है, 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 एक सीमा तक जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर उसी सिंगुलरिटी में आके समा जाएगा। इनका भी अपना मान्यता है। ठीक है, इस पर भी लोग विश्वास करते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो। यानी फैल तो रहा है, पर आखिर कब तक फैलेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज का एक सीमा होता है, दुनिया में कुछ भी सीमाहीन नहीं है। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि ये सीमाहीन है, वैसा कोई चीज हो ही नहीं सकता जो सीमाहीन है, उसका एक ना एक सीमा जरूर होगा। तो इनका भी यही कहना है कि ये एक बार फैलेगा, और जहां तक फैल सकता है, चाहे अरबों खरबों वर्ष क्यों ना लग जाए, एक बार ये फैल जाएगा पूरा, उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो ये लाल वाला ऑब्जेक्ट सब दूर चला गया था, ये सब वापस क्या होगा? एक पास आने लगेगा, और फिर से आकर सब एक बिंदु में घुस जाएगा। उसके बाद फिर कुछ सालों वर्षों बाद उस बिंदु में ब्लास्ट होगा, और फिर से वो फैलना शुरू हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया? ऑसिलेटिंग थ्योरी। समझ में आ गया? यानी गया, फिर आएगा, फिर फैलेगा, फिर आएगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा अरबों खरबों, जो भी सोच सकता है, जितना लिमिट सोच सकता है उतना वर्षों तक। समझ में आ गया? यही थियरी क्या कहलाता है? दोलन सिद्धांत। क्या कहलाता है? दोलन सिद्धांत यानी ऑसिलेटिंग थ्योरी। और ये दिया था, किसने दिया था? संडेजा ने, एलन। ठीक है, एलन संडेजा। ठीक है, संडेजा, एलन संडेजा। समझ में आ गया? अब याद रखने के लिए बड़ा आसान है कि संडे आता है, संडे जाता है, फिर संडे आता है ना, ऑसिलेट कर रहा है। ये भी तो यही कहता था कि जहां से शुरू हुआ है वहीं पहुंचेगा, फिर फैलेगा, फिर वहीं पहुंचेगा। तो संडे आ रहा है, संडे जा रहा है, संडे आ रहा है, संडे जा रहा है। तो याद रखना, दोलन सिद्धांत किसने दिया? संडे जाने। दोलन सिद्धांत किसने दिया? संडे जाने। तो 3 थियरी तुम पढ़ लिया। अब अगला थियरी जो है, ये है स्पीति सिद्धांत। क्या है? स्पीति सिद्धांत। ये एक तरह से बिग बैंग थियरी को और मजबूत करता है। बिग बैंग थियरी को और क्या करता है? मजबूत करता है। ये कोई बहुत नया थियरी नहीं है, इसीलिए कहा गया मूल जो सृष्टि का रचना का सिद्धांत है वो क्या है? अब देख रहे हो सब उसी से कहना, ये थोड़ा सा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब उसी से संबंधित है। ये भी क्या बोला? हाँ, बिग बैंग हुआ है, उसके बाद फैल रहा है, फिर वापस आके सिकुड़ेगा, फिर बिग बैंग होगा, ये तो कहा है। ये भी इसी बिग बैंग थ्योरी को और मजबूत करता है। इन्होंने ये कहा कि फैल जो रहा है, अभी जो फैलते हुए दिख रहा है, ये अचानक एक समय में फैला था पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। जैसे कि इसका इन्होंने इसके एग्जांपल के लिए समझो, बैलून हम लोग फुलाते हैं, देखा फुलाते हुए, शुरुआत में देखो कितना दम लगता है, उसके बाद अचानक से बम हो जाता है, मतलब फूल जाता है पूरा। देखो कभी ऐसा हुआ है? मतलब शुरुआत में थोड़ा दूर तक फैलाने में बहुत दम लगेगा, उसके बाद मारोगे ऐसे बूम से फूल जाएगा एक जगह, देखे हो ना? यही था स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लेशन थ्योरी। क्या है ये? कि शुरुआत में जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, तो उसी समय में माइक्रो सेकेंड के अंदर ही एक बार बहुत तेजी से फैला, उसके बाद फिर आराम से फैलने लगा। समझ में आया? यानी हम लोग अगर यहां से फैलना शुरू किए तो
तो पहले यहाँ धीरे धीरे ऐसे करके फैलते जाते, लेकिन इनका कहना ये नहीं, इन्होंने कहा कि माइक्रो सेकंड में ये चीज यहां तक फैल गया, समझ में आया, और उसके बाद फिर आराम से फैलने लगा। क्लियर है? इसी को इन्होंने क्या कहा? इन्फ्लेशन थ्योरी। क्या कहा? इन्फ्लेशन थ्योरी। ये किसने दिया था? एलन गुथ ने। किसने दिया था? एलन गुथ ने। ठीक है, एलन गुथ। ठीक है, किसने दिया था? एलन गुथ। और इनका कहना था ये जो इन्फ्लेशन बेसिकली चला, ये 10 टू पावर -36 से लेकर 10 टू पावर -27 सेकंड तक चला था, मतलब यही अवधि में। यानी जब वो फटा, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार फटा है वो बिंदु, तो जब वो फटा उस समय से 10 टू पावर -36 सेकंड से लेकर 10 टू पावर -27 सेकंड, सोचो कितना कम अवधि का ये समय है। उसी समय में ये बहुत तेजी से पहले फैल गया, उसके बाद फिर आराम आराम से फैलने लगा, और इसी को इन्होंने क्या कहा? इन्फ्लेशन सिद्धांत या स्फीति सिद्धांत। तो कभी किसी से कोई एक्सप्लेनेशन तुमसे नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में ज्यादातर तुमसे सिद्धांत दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे ये किससे संबंधित है। जो भी कुछ तुमको जानना है वो महाविश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा डिटेल जानना है, बाकी और किसी में नहीं। हम लोग 4 सिद्धांत पढ़े, इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत है पर हमको पढ़ना नहीं है। तो ब्रह्मांड के संरचना से, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित कितने थ्योरी हम लोग पढ़े? 4। सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया है? जॉर्ज लिंडर। किस वर्ष दिया? 1927। याद हो गया? कितने वर्ष पूर्व इन्होंने अंदाजा लगाया कि ब्लास्ट हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, इतने अरब वर्ष पूर्व ब्लास्ट हुआ, और सारी चीज पहले किसमें केंद्रित थे? एक बिंदु में। इसी को क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी। क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी। उसी से सब चीज बना है। ये क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा सिद्धांत सतत सृष्टि। देखो हिंदी वाला में तुमको ये सब याद रखना पड़ेगा, अंग्रेजी वाला में की स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, इसने क्या कहा कि एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन डेंसिटी इसका कम नहीं हो रहा है, डेंसिटी स्थिर है। क्यों? क्योंकि बीच में नई नई चीजें बन रही है। किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने। ठीक है, इसके बाद दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी वह मानते हैं यह एक समय तक फैलेगा और उसके बाद फिर सिकुड़ जाएगा, फिर बिंदु में आ जाएगा और फिर फैलेगा। इसी को क्या कहा गया? दोलन सिद्धांत। ठीक है, चलो किसने दिया था? एलन संडेजा। इसके बाद अगला है स्फीति सिद्धांत। क्या है? स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लेशन थ्योरी। इन्फ्लेशन थ्योरी क्या कहा था कि जो फैला है वह माइक्रो सेकंड में, जब बिग बैंग हुआ माइक्रो सेकंड के अंदर बहुत तेजी से पहले फैल गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे फैलने लगा। इसी को उन्होंने क्या कहा? इन्फ्लेशन थ्योरी। ठीक है, और ये किसने दिया है? एलन गुथ ने। तो चारों थ्योरी का नाम और उसका जो खोज करता है इसको अच्छे से याद रखना। तो नाम फिर से एक बार रिपीट करो। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज एमेंडल। ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी हर्मन बॉडी, सॉरी थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है? दोलन सिद्धांत संडेजा। दोलन, ये तो सबसे आसान है कि संडे आता है संडे जाता है, दोलन कर रहा है, सप्ताह दोलन करता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे ट्यूसडे, यही दोलन ही तो कर रहा है। ठीक है, तो संडेजा दोलन एग्जाम में भी याद आ जाएगा। ठीक है, और स्फीति सिद्धांत किसने? एलन गुथ ने। एलन गुथ ने। क्लियर हो गया यहां तक? अब बिग बैंग थ्योरी जो कि सब माना हाँ ऐसा हो सकता है, बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने का बहुत लोग प्रयास किया। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया बिग बैंग थ्योरी से संबंधित। तो बिग बैंग पुष्टि के लिए सबसे पहले जिस आदमी ने प्रयास किया उसका नाम क्या है? एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल। और इन्होंने अपने रिसर्च के जरिए ये प्रूव किया कि हाँ बिग बैंग थ्योरी जो कहा है ब्रह्मांड फैल रहा है वो बात सत्य है। और एडविन हबल ने अपना रिसर्च कब पब्लिश किया? 1929 में। और इनके अनुसार ब्रह्मांड फैल रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, और इसी के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ वो है रेड शिफ्ट। क्या है? रेड शिफ्ट। अगर कभी कोई पूछे कि रेड शिफ्ट क्या है, तो रेड शिफ्ट आकाश गंगाओं का एक दूसरे से दूर जाने को ही कहा गया। क्या कहा गया है? रेड शिफ्ट। तो सबसे पहले बिग बैंग थियरी के सिद्धांतों को प्रूव करने का प्रयास किसने किया? एडविन हबल ने। बिग बैंग थियरी कब आया था? 27 में। एडविन हबल ने कब प्रूव करने का प्रयास किया? 29 में। और इनका मान्यता जो इन्होंने प्रूव किया वो क्या था? खोज क्या था इनका? कि आकाश गंगाएं फैल रही है। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं और दोनों अच्छे से याद रखना। ठीक है, कि बिग बैंग का पहला प्रमाण किसने प्रस्तुत किया? एडविन हबल ने। और इनका खोज क्या था? ब्रह्मांड फैल रहा है, या दूसरा शब्द क्या दे सकता है? आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। दूसरा जो इसके लिए अभियान था उसका नाम है CMBR। क्या नाम है इसका? CMBR। टर्मिनोलॉजी सब अच्छे से याद रखना। CMBR इसका फुल क्या होता है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। काफी भारी भरकम चीज लग रहा है पर तुमको जानना ज्यादा कुछ है नहीं।
यहां से एक वर्ड उठाना है, माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव। और ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके बेसिस पे आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के अनुसार ब्रह्मांड के हर एक कोने से माइक्रोवेव्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? माइक्रोवेव्स। और इसी माइक्रोवेव के अध्ययन से आज हम पता लगा रहे हैं कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमको तो दिख तो रहा नहीं है, तो हम कैसे पता लगाते हैं कौन कितना दूर है? किससे पता लगाते हैं? इसी माइक्रोवेव से। ठीक है, तो हर एक जगह से रेडिएशन आते हैं, माइक्रोवेव्स आते हैं, उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ कर ये देखते हैं कहां से आ रहा है, और इससे हमको पता चल जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास है, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि कहां कितना दूर कोई चीज है जिससे ये उत्सर्जित हुआ है, और इसी के बिहार पर हमारे ब्रह्मांड पे नए नए रिसर्च हो रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण था। CMBR क्या हो गया? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, किसने दिया? पेंजियास और विल्सन ने। किसने दिया? पेंजियास और विल्सन। हमको यही याद रखना है कि CMBR, इसमें कई बार तुमसे पूछा सकता है कि CMBR में M का तात्पर्य क्या है? माइक्रोवेव, इसलिए फुल फॉर्म याद रखेंगे, किसने दिया ये याद रखेंगे बस। और अगर कभी कोई पूछ लिया तो ये तो बता ही दोगे कि हर क्षेत्र से क्या आ रहा है? माइक्रोवेव, क्योंकि नाम नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो CMBR का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। किसने दिया? पेंजियास व विल्सन ने। क्या कहा इन्होंने? ब्रह्मांड में हर दिशा से माइक्रोवेव आ रही है, इनका ये थियरी था, इन्होंने प्रूव किया। ठीक है, और इसी से हमको ये भी पता चला कि ब्रह्मांड सचमुच फैल रहा है और दूर जा रहा है। ठीक है, इसके उच्च रिजोल्यूशन अध्ययन हेतु एक अन्य मिशन भी लाया गया, जिसका क्या नाम है? प्लैंक मिशन। क्या नाम है? प्लैंक मिशन। बहुत डिटेल कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि प्लैंक मिशन किससे संबंधित है? CMBR से संबंधित है। किस वर्ष लाया गया? 2009 में। CMBR को और अधिक व्यापक स्तर पर समझने के लिए। CMBR बहुत पहले आया था, 1965 में ही ये प्रोग्राम आया था। कब आया था? 1965 में। ठीक है, अब सोचो ये इतना महत्वपूर्ण मिशन था, इसके लिए इनको नोबेल भी दिया गया है, पेंजियास और विल्सन को। सोचो कितना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, 1978 में CMBR मिशन के लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। काफी महत्वपूर्ण रिसर्च था बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए। अच्छा, इससे सवाल कैसे आते हैं? बहुतों को लग रहा होगा कि पढ़ रहे हैं, सवाल इससे आता क्या? अब इससे पिछले 3-4 वर्षों में काफी सारे सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कैसे पूछा गया जाता है सवाल? पहला तो यही पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से संबंधित नहीं है? और वहां फंस जाओगे, क्योंकि वहां ज्यादा कुछ नहीं देगा। पहला देगा हबल नियम या हबल अवलोकन, दूसरा क्या दे देगा? CMBR, तीसरा दे देगा वो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा पूछा क्या है, और ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसलिए पढ़ेंगे हम लोग एक बार अच्छे से, बाकी जब भी रिवीजन करना होगा तो हम बार बार क्या रिवीजन करेंगे? वहां छोटे से किसने दिया, बस कहानी करके खत्म कर देंगे। लेकिन पढ़ने के समय में एक बार क्लियरली सब चीज पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कभी कुछ आ जाए तो हमारे हाथ से छूटे नहीं। ठीक है, याद रखना। सबसे पहला बिग बैंग की पुष्टि के लिए एडविन हबल, उसके बाद CMBR कब आया? 1965 में। किसने खोजा ये, मतलब किसने दिया? पेंजियास व विल्सन। CMBR का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब ब्रह्मांड के हर एक कोने से क्या आ रहे हैं? माइक्रोवेव आ रहे हैं, उसी को पकड़ के हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके उच्च रिजोल्यूशन अध्ययन हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? प्लैंक मिशन। किस वर्ष? 2009। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर लगे कि ये नासा का मिशन है क्या, तो आंसर नहीं, नासा का ये मिशन नहीं है, ये बेल का मिशन था। ठीक है, बेल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, चलो अगला मिशन है कोब। कौन सा मिशन है? कोब मिशन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। ये एक तरह का सैटेलाइट था। एक्सप्लोरर मतलब सैटेलाइट भ्रमण करने वाला, जिसको लॉन्च किसने किया? नासा ने किया, 1989। कोई सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा, बस ये तुमको याद रखना है कि कोब मिशन क्या बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है WMAP। कौन सा है? WMAP, जिस मिशन की शुरुआत हुई 2001 में मैप के रूप में। किस रूप में? मैप के रूप में। ठीक है, किस रूप में शुरू हुआ? मैप के रूप में। इसका जो मेन आदमी था वो था विल्किंसन। कौन था? विल्किंसन। मैप योजना जो लॉन्च हुआ 2001 ईस्वी में, किसने लॉन्च किया? विल्किंसन ने। ठीक है, 2003 ईस्वी में विल्किंसन की हो जाती है मृत्यु, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए मैप को क्या कर दिए? WMAP। क्या कर दिए? WMAP। उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये भी एक तरह का प्रोब, मतलब ये भी एक तरह का सैटेलाइट है, जिसको कि हम ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए भेजे थे। कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए कि WMAP का नामकरण WMAP किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 2003 में। किस वर्ष हुआ? 2003 में। किसने लॉन्च किया था इसको? नासा ने। किसने लॉन्च किया था? नासा ने। किस वर्ष लॉन्च किया था? 2001 में। क्या नाम था उस वर्ष? मैप। क्या नाम था? मैप, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। WMAP इसका नाम क्यों किया गया?
विल्किंसन जो कि इसके हेड थे, उनकी मृत्यु के बाद सम्मान देने के लिए। ठीक है, तुमको याद रखना है डब्ल्यू मैप का कार्यकाल क्या रहा, 2001 से 2010। 2010 में ये मिशन बंद हो गया। ठीक है, तो अभी तक जो तुम पढ़ा ये सब बिग बैंग थियरी के पुष्टि के लिए मिशन था। कौन कौन सा मिशन हो गया? एडविन हबल मिशन, CMBR मिशन, कोब मिशन और डब्ल्यू मैप मिशन। नाम याद रखना है बाबू, नाम में गड़बड़ मत करना। और बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एडविन हबल मिशन। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बिग बैंग थियरी को प्रूव करने का पहला प्रयास किसने किया? एडविन हबल ने। किस वर्ष? 1929 में। और इन्होंने क्या दिया? रेड शिफ्ट सिद्धांत को प्रूव करने का प्रयास किया, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है या आकाशगंगाएं दूर हो रही है एक दूसरे से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक और थियरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मशीन का नाम था LHC। क्या नाम था? LHC। कौन कौन सुने हो इसके बारे में? पहले सुने हो? ठीक है, बाकी नहीं सुने हो तो ध्यान से सुनना। अब क्या क्या हुआ जी? ठीक है, LHC नहीं सुने हो तो सुनो, इसको महामशीन कहा गया। क्या कहा गया? महामशीन। लगभग 27 किलोमीटर का मशीन है। ठीक है, 1-2 मीटर नहीं, 27 किलोमीटर का ये मशीन है। इसीलिए इतना बड़ा मशीन आज तक दुनिया में बना ही नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में क्या कहा गया? महामशीन। ठीक है, इसका नाम है LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। क्या नाम है इसका? लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। अब लग रहा है कि कर क्या रहा है? इसको निर्मित ही इसीलिए किया गया था कि हम ब्रह्मांड में वो सिंगुलैरिटी ब्लास्ट कैसे हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, ये हम पहचाने। सोचो कितना मतलब दिमाग लगाया होगा। अगर थोड़ा भी गलती हो जाएगा तो नाश देगा सब चीज। ठीक है, और ये हुआ भी था गलती, वो तो ज्यादा कुछ होने से पहले मशीन को बंद कर दिया। तो इसको मशीन को बना के बहुत समय लगा 10-12 साल बनाने में लगा। 2008 में ये मशीन बना के तैयार किया। ये है कहाँ? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। जमीन में लगभग 175 मीटर नीचे, जमीन के नीचे 175 मीटर नीचे इसको बनाया गया है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। कहाँ है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर, जमीन से लगभग 175 मीटर नीचे, लगभग 27 किलोमीटर का एक मशीन बनाया गया। एक टनल है, पूरे टनल मशीन ही है। ठीक है, और इस मशीन में प्रोटॉन बम्बार्डिंग किया गया, प्रोटॉन बीम छोड़ा गया। तो बहुत आसानी से बता रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है ये। ठीक है, और इससे गॉड पार्टिकल के निर्माण का प्रयास किया गया। गॉड पार्टिकल क्या है? एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया कि जैसे हमारा शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? कोशिका। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। ऐसे ही हर एक चीज कुछ ना कुछ कण से बना होता है। जैसे ये दीवार अगर देखोगे तो दीवार किससे बने हुए हैं? ईंट। ईंट किससे बने हुए हैं? तो मिट्टी के कण, मिट्टी बालू के मिश्रण का कण। तो हर एक चीज कुछ ना कुछ एक बेसिक यूनिट से बना होगा। वैसे ही ब्रह्मांड के बेसिक यूनिट को कहा गया गॉड पार्टिकल, भगवान कण। क्या कहा गया? भगवान कण। ऑब्वियस है, सृष्टि का रचना करता भगवान है, तो नाम दे दिया उसको। क्या नाम दे दिया? गॉड पार्टिकल। ठीक है, और इसी गॉड पार्टिकल के खोज के लिए ये मशीन बनाया गया था। एक बार देखें गॉड पार्टिकल कैसे बनता है। तो ये लोग बना भी लिया था। तो 2008 में पहली बार इस मशीन को चलाया, कुछ गड़बड़ी हो गई, इस कारण इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, 2008 में जो मशीन चलाया कुछ रिजल्ट नहीं निकला, बंद हो गया, मतलब मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। 2010 में फिर से चलाया और 2012 में ये लोग गॉड पार्टिकल के जैसा किसी कण को बनाने में सक्सेस हासिल किया। इसीलिए क्या LHC सक्सेसफुल रहा? तो आंसर है हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ सक्सेसफुल रहा। इन्होंने किसकी पुष्टि की? गॉड पार्टिकल की। इन्होंने किस चीज की खोज की? गॉड पार्टिकल की। गॉड पार्टिकल क्या है समझ में आ गया? ब्रह्मांड का बेसिक यूनिट, यानी ब्रह्मांड का इकाई कण क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल। ये कभी भी सवाल में तुमसे पूछ लेगा, बहुत आसान सवाल होगा कि ब्रह्मांड की बेसिक इकाई यानी जो इकाई यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। तो ब्रह्मांड का इकाई क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल। यानी पूरे ब्रह्मांड किस चीज से बने हुए हैं? गॉड पार्टिकल से। इसी गॉड पार्टिकल को देखने के लिए, उसकी खोज के लिए कौन सा मिशन आया? LHC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। एक मशीन था जिसमें इधर से प्रोटॉन का बीम छोड़ा जाएगा और इधर ये टकराएगा बीम, और टकराने के बाद ये कुछ पार्टिकल निर्मित होंगे जो कि ब्रह्मांड में उस समय हुआ था जब सिंगुलैरिटी ब्लास्ट किया था। समझ में आया? उसी को इन्होंने प्रयास किया प्रूव करने का। तो दूसरा चीज इसे याद रखना, ये बिग बैंग थियरी को पुष्टि नहीं कर रहा है, बिग बैंग थ्योरी के तुरंत बाद की चीजों को पुष्टि कर रहा है। समझ में आया? बिग बैंग थियरी मतलब वन ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद फैल रहा है, इसके बारे में रिसर्च। इन्होंने मान लिया कि बिग बैंग थियरी तो हुआ ही है, अब ब्लास्ट होने के तुरंत बाद, माइक्रो सेकंड के बाद क्या हुआ है,
उसके बारे में जानकारी के लिए। कौन सा चीज का खोज हुआ? एलएससी का। समझ में आया? क्या ये बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है? हाँ, बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। क्या ये बिग बैंग थ्योरी के जब घटना घटी थी उस समय से संबंधित है? तो आंसर है हाँ, उस समय संबंधित है। क्या ये बिग बैंग थ्योरी को प्रूव कर रहा है? तो आंसर नहीं, प्रूव करने के लिए नहीं। बिग बैंग थ्योरी के घटना मतलब बिग बैंग घटना के तुरंत बाद क्या हुआ इस चीज को लेकर। जैसे कि इंजेक्शन तुमको लगता है तो इंजेक्शन देने का एक प्रक्रिया है, यह इंजेक्शन देने का प्रक्रिया बिग बैंग कहलाया। क्या कहलाया? बिग बैंग। उसके बाद तुम्हारे शरीर में तुरंत क्या हुआ, ये उसका रिजल्ट हुआ ना। तो इन्होंने मान लिया, ये जो एलएससी बनाने वाले थे इन्होंने मान लिया कि बिग बैंग तो हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिग बैंग हुआ यानी ब्लास्ट हुआ। बिग बैंग किसको कहा गया? वो ब्लास्ट को, उसी ब्लास्ट के समय को बिग बैंग कहा गया। ब्लास्ट हो गया, अब इसके माइक्रोसेकंड के बाद तुरंत क्या हुआ है इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसके रिसर्च के लिए उन्होंने क्या बनाया? एलएससी। क्या समझ में आया? क्या ये बिग बैंग से संबंधित है? क्या आंसर है हाँ है। लेकिन बिग बैंग से पहले का घटना, बिग बैंग के समय का घटना या बिग बैंग के बाद का घटना? तो बिग बैंग के बाद। कितना समय बाद? तुरंत, माइक्रो सेकंड के बाद। तो याद रखोगे मुख्य उद्देश्य है कणों के टक्कर से ब्रह्मांड के प्रारंभिक स्थिति का अध्ययन, और ये बिग बैंग के तुरंत यानी माइक्रो सेकंड के बाद की स्थिति को समझना था। उसके बाद पार्टिकल बना तो होगा। जैसे आज हम बोले गॉड पार्टिकल, यानी पहले ब्रह्मांड बनना शुरू तो हुआ, और यही शुरू किसने किया? उस कण ने। उसी कण के खोज के लिए ये मशीन बनाया था। अगर पूछा जाए ये मशीन किसने बनाया है, यहां भी बहुत बच्चा गलती करता है, नासा मार देता है। इसको बनाया था सर्न ने। किसने? सर्न। ठीक है, सर्न। किसने बनाया था? सर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो यह किस संस्था द्वारा संचालित मशीन था? सर्न। सर्न का फुल फॉर्म याद रखोगे, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब कईयों को लग रहा है ये क्या कर दिए, सर्न तो लग नहीं रहा है, वो अलग लैंग्वेज में है, तुमको याद रखना है अपने लैंग्वेज में, यही पूछा जाएगा। तो सर्न का फुल फॉर्म क्या होगा? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। एग्जाम में यही मिलेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सर्न क्या हो गया? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये सब जो है ये सब फ्रेंच लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो हमको वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ अवस्थित है, सर्न का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। और ये मशीन भी कहाँ बनाया था? जेनेवा में ही बनाया था। याद रखोगे कहाँ बनाया गया? तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के सीमा पर। कहाँ? जेनेवा में। कहाँ बनाया गया? जेनेवा में बनाया गया। और अगर जेनेवा में पूछा जाए कहाँ, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर। और ये सवाल पिछले बार बीएसएससी एग्जाम में पूछा था कि बताओ ये एलएचसी जो है ये कहाँ अवस्थित है। जेनेवा नहीं दिया था, क्या दिया था? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा, अलग अलग दो देश डाल के ऑप्शन में डाला था। ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ अवस्थित है ये एलएचसी? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर जेनेवा में अवस्थित है। कितना इसका परिधि है? ये रिसेंटली किसी एग्जाम में 2022 या 23 में पूछा है। इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि कितनी है? एलएचसी की परिधि 27 किलोमीटर। कितना है इसका? 27 किलोमीटर। ये सब बोला कर रहे हैं 27 किलोमीटर का। ठीक है, याद रखोगे इसका परिधि कितना है? 27 किलोमीटर। कब शुरू हुआ ये मिशन? 2008 में। कब शुरू हुआ? 2008 में। लेकिन बताए कि 2008 वाला जो शुरू हुआ वो हो गया असफल। क्या हो गया? असफल। दोबारा कब शुरू हुआ? 2010 में। ठीक है, और 2010 से कब तक चला? 12 तक। 10 से 12 तक। तो हम लोग शुरू लिखे हैं ना, शुरू होगा 2010 में। गॉड पार्टिकल की इसने खोज की क्या? तो हाँ, ठीक है, कब क्या? 2012 में। तो दोबारा जो शुरू किया था 10 वाला, इसमें इन लोग को सफलता मिली, और गॉड पार्टिकल के जैसे इन्होंने पार्टिकल की खोज की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम लोग गॉड पार्टिकल को ढूंढ लिए। गॉड पार्टिकल क्या है ये तो अब किसी को डाउट नहीं है, इसमें कुछ नहीं। हमारे शरीर में जैसे कोशिकाएं हैं वैसे ही ब्रह्मांड का कोशिका किसको कहा गया? गॉड पार्टिकल को। बस क्या होता है नहीं होता ये सब तुमको जानना नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर पूछा जाए एलएचसी की परिधि तो हो गया। क्या किया इसने? तो प्रोटॉन बीमों को, यहां से याद रखना, तुमसे दे देगा इलेक्ट्रॉन बीमों को टकराया, प्रोटॉन बीमों को टकराया, ये सब फालतू से तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए तो हम लोग याद रखेंगे। इसने किन बीमों को टकराया था? प्रोटॉन बीमों को टकराया गया, और टकराने के बाद गॉड पार्टिकल के निर्माण की चर्चा की गई। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, ये हिग्स बोसोन क्या है? यही है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल क्या है? ये गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। ठीक है, अब बोलोगे सर अभी गॉड पार्टिकल बोल देते हैं फिर हिग्स बोसोन बोलते हैं, तो इस गॉड पार्टिकल को तो ऐसे ही कर दिया, भगवान का नहीं वो, लेकिन इसका फिर नामकरण किया गया। नामकरण किसके नाम पे? हिग्स और बोस के नाम पे। पीटर हिग्स नाम का एक ब्रिटिश है, और हमारे यहाँ का सत्येंद्र नाथ बोस, इनका काफी योगदान रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का नाम जो है वो है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ बोस। इन्हीं दोनों को सम्मान देने के लिए
इस गॉड पार्टिकल का नामकरण कर दिया हिग्स बोसॉन। क्या कर दिया गया? हिग्स बोसॉन। तो याद रखोगे हिग्स बोसॉन कुछ और नहीं बल्कि गॉड पार्टिकल ही है, जिसको कि ब्रह्मांड का मूल कण माना गया। ब्रह्मांड का मूल कण क्या है? हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल। तो कई बार तुमसे यही सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ गॉड पार्टिकल का अन्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसॉन। या हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, ये अवधारणा जो पहली बार पेश किया गया था 1964 में। कब पेश हुआ था? 1964। कौन सा अवधारणा? गॉड पार्टिकल अवधारणा, यानी ब्रह्मांड की रचना एक कण से हुई है। ये अवधारणा सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया? 1964 में। ठीक है। और इसी के बाद इसी अवधारणा को हम लोग माने और इसको प्रूव करने का प्रयास किए। किस वर्ष प्रूव किए? 2012 में आके। कब पर प्रूव किए? 2012। और ये जो गॉड पार्टिकल है इसी का नामकरण क्या किए हैं? हिग्स बोसॉन के नाम पर। कोई दिक्कत? इसमें कई बार तुमसे पूछा जाएगा, कई किताबों में गलत आंसर कई बार दे देता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हमारे यहाँ बोस नाम से 3 आदमी हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एक सत्येंद्र नाथ बोस और एक जगदीश बोस। ठीक है, हम नाम सुने हो कभी? ये बायोलॉजी से हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस जो है, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया है, जेसी बोस कहते हैं। ठीक है, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। और ये है सत्येंद्र नाथ बोस। तो कई बार बाय मिस्टेक, क्योंकि ऑप्शन में ये रहेगा ही रहेगा, जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस, तो कई बार हो सकता है किताबों में गलत आंसर छाप दिया है और वही कई जगह रिपीट होता है। ये जो बोस है ये जेसी बोस है। जेसी बोस नहीं, वो तो बायोलॉजी से, फिजिक्स से थोड़ी ना थे। ये इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है? तो हिग्स बोसॉन में हिग्स किसके नाम पर? पीटर हिग्स के नाम पर, जो कि ब्रिटिश हैं। और बोसॉन किसके नाम पर? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, जो कि भारतीय हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो समझ क्या बॉस है? हाँ, यही है बॉस। ये फिजिक्स यही है, बॉस आइसनफ्रेंडेस यही है। ठीक है, चलो तो याद रखना हिग्स बोसॉन में हिग्स कहां से आया, बोसॉन कहां से आ गया? क्लियर हो गया? चलो फिर से एक बार पूरा चीज रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन, क्या दोनों को एक दूसरे में लिख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लिख तो सकते हो लेकिन निगेटिव मार्क्स मिलेगा, सही नहीं होगा। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी और खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड का विस्तार यानी दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? 93 बिलियन लाइट ईयर। उत्पत्ति से संबंधित हम लोगों को कितने सिद्धांत पढ़ने हैं? 4। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। किसने दिया? जॉर्ज मीडर। किस वर्ष? 1927 में। क्या कहा इन्होंने? सब बिग बैंग से घटना से पहले, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिग बैंग घटना से पहले सभी मैटर कहां केंद्रित थे? एक बिंदु में। इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी। ऑप्शन में दे सकता है सिंगुलैरिटी, प्लुरैलिटी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। क्या कहा गया उसको? सिंगुलैरिटी। कितने वर्ष पहले उसमें ब्लास्ट हुए? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और इसी ब्लास्ट को क्या कहा गया? बिग बैंग। क्या कहा गया? बिग बैंग। ठीक है। सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहता है? कि ब्रह्मांड तो फैल रहे हैं पर डेंसिटी यानी घनत्व स्थिर है। ठीक है। उसके बाद किसने दिया था ये सिद्धांत? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत क्या कहता है? कि फैल रहा है ये और निश्चित कालीन तक नहीं फैलेगा, एक निश्चित समय के बाद वापस सिकुड़ने लगेगा और ये फिर वापस फटेगा और फिर फैलेगा। किसने दिया ये? संडेजा। इसके बाद इन्फ्लेशन थियरी किसने दिया? एलन बूथ। ठीक है। बिग बैंग पुष्टि का पहला प्रयास किसने किया? एडविन हबल। किस वर्ष? 29 में। इन्होंने क्या प्रूव किया? कि ब्रह्मांड फैल रहे हैं, या आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। इसी को क्या कहा गया? रेड शिफ्ट। टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इस पर हमको रिसर्च नहीं करना है। तुम्हारा टॉपिक नहीं है एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ जानना चाहिए तुमको। ठीक है। उसके बाद मिशन कौन सा है? CMBR। CMBR का फुल फॉर्म कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मिशन। ठीक है। किसने दिया ये? पेंजियास और विल्सन ने। कब दिया? 1965 में। इन्होंने क्या कहा? कि ब्रह्मांड के हर क्षेत्र से क्या आ रहा है? माइक्रोवेव। और ये बहुत महत्वपूर्ण था ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए। ठीक है। और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके उच्च रिजोल्यूशन यानी हाई रिजोल्यूशन अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? प्लैंक मिशन 2009। कोब मिशन किसका है? नासा का। ठीक है। फुल फॉर्म कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। ये एक तरह का सैटेलाइट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है। WMAP भी एक तरह का सैटेलाइट है, जिसका फुल फॉर्म होता है विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब।
इससे एक बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति डब्ल्यू मैप से संबंधित है, तो याद रखोगे विल्किंसन। किसका मिशन है ये, नासा का। कब लॉन्च हुआ, 2001 में। 2003 में इसका नाम क्या हो गया, डब्ल्यू मैप। पहले क्या नाम था, मैप। कब तक ये मिशन चला, 2010 में, ठीक है। बिग बैंग घटना के तुरंत बाद, माइक्रो सेकंड के बाद क्या हुआ, इसके लिए कौन सा मशीन बना, महामशीन, LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। ये मशीन कितना व्यास का है, मतलब क्या परिधि है इसका, व्यास नहीं परिधि, कितना है इसका, 27 किलोमीटर इसका परिधि है इस मशीन का, ठीक है। कहां अवस्थित है ये, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर जिनेवा में अवस्थित है। कौन संचालित कर रहा है, सर्न। कौन कर रहा है, सर्न। क्या, अच्छा ठीक है, कौन संचालित कर रहा है, सर्न। सर्न का फुल फॉर्म यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये मशीन पहली बार कब शुरू हुई थी, 2008 में। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, दोबारा कब शुरू किया गया, 2010 में। क्या क्या इसने गॉड पार्टिकल के खोज को इसने सिद्ध किया, गॉड पार्टिकल जैसे चीजें है हम लोग बना लिए। और इसी के साथ अभी इसके इस मिशन को क्या बोलते हो, आधिकारिक रूप से तो बंद नहीं किया गया है, नहीं क्या बोलते हो उसको, मतलब नॉर्मली हमारे दिखाने के लिए नैतिक रूप से उसको बंद कर दिया गया, पर ये मिशन बंद हुआ नहीं है, मिशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि डार्क मैटर का खोज कर रहे हैं। एक टर्मिनोलॉजी आएगा, अभी सब कर लेते हैं, उसके बाद डार्क मैटर समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। कहाँ अवस्थित है, ये हो गया पृथ्वी के सतह से लगभग कितना मीटर नीचे, 127 मीटर नीचे, सॉरी 175 मीटर नीचे, ठीक है। क्या क्या इसने प्रोटॉन के बीम को टकराया और गॉड पार्टिकल का निर्माण किया, ठीक है। अब ये जो गॉड पार्टिकल है, इसका दूसरा नाम क्या है, हिग्स बोसॉन। ब्रह्मांड का मूल कण क्या है, हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल अवधारणा पहली बार कब पेश हुई, 1964 में। इसमें जो हिग्स बोसॉन नाम है, हिग्स कहाँ का, इंग्लैंड का पीटर हिग्स और भारत का सत्येंद्रनाथ बोस, ये दोनों आदमी है। क्या समझ में आ गया पूरा चीज, देखो समझ में जो चीज आ गया, इसमें आज याद रखने वाले कुछ ज्यादा चीजें, इसलिए ये सब टर्मिनोलॉजी हो सकता है कभी नहीं पढ़ा होगा, पर अब सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आता है, वह है डार्क मैटर। क्या है, डार्क मैटर, सुने हो कभी। अच्छा, किसको किसको ब्रह्मांड में इंटरेस्ट है, मतलब ब्रह्मांड ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं, इंटरेस्ट है कुछ, जैसे तुम लोग सीरियल वगैरह देखते हो, कोई पाकिस्तानी सीरियल देखता है, कोई हिंदुस्तानी सीरियल देखता है, कोई वेब सीरीज देखता है, ऐसे ही ब्रह्मांड के चीजों के बारे में किसको इंटरेस्ट है, हम देखें, तुम्ही को खाली, और किसी को नहीं। इंटरेस्ट रखो, ये सब में रहना चाहिए, ठीक है। इससे तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, एंटरटेन भी हो जाओगे, ठीक है, और कुछ चीज सीख भी जाओगे। आज जैसे अभी हम अगर पूछें, इसमें से बहुतों को नहीं आता होगा कि जेम्स वेब क्या है, किसको किसको ये आता है, ये बताओ, खाली हाथ खड़ा करो, जेम्स वेब क्या है, पूछे हैं तुमसे, तुमसे पूछे हैं, अभी क्यों हुआ, क्यों नहीं आता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, अब इंटरेस्ट आता, तुमको पता होता कि जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है, और अभी तक का बनाया गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। अब ये सब अलग अलग चीज से हर चीज नहीं पढ़ा सकते हैं, ये सब तुमको सीखना पड़ेगा खुद से भी। तो जेम्स वेब क्या है, टेलीस्कोप है। जब हम लोग रिसर्च इसमें बहुत इस फील्ड में बहुत रिसर्च किए, इससे दो सवाल आते हैं जिसको नोट डाउन भी कर लेना। एक आता डार्क मैटर, क्या आता है, डार्क मैटर। अब हमारा माथा शुरू से ही खराब हो रहा था कि हम जो देख पा रहे हैं, ये अगर दो गैलेक्सी देख रहे हैं जिसके बीच में काफी गैप है। पहले हमको लगता था कि ये गैप जो है ये खाली अंतरिक्ष है, ठीक है। बाद में पता चला कि अंतरिक्ष में खाली जैसा कुछ है ही नहीं, हर एक जगह कुछ ना कुछ चीज है। तो ऐसा क्यों लगा हमको, क्योंकि उन बीच के चीजें जो है एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया, इधर से भी ये खींच रहा है, इधर से भी ये खींच रहा है, बढ़ ये भले आगे रहा है, लेकिन इसको पीछे से भी क्या कर रहा है, कोई खींच रहा है, ठीक है। इसी को जब हम समझ नहीं पाए, इसी को हम नाम दे दिए डार्क मैटर का। क्या नाम दे दिए, डार्क मैटर। अब यहाँ पे एक और चीज आ गया जिसको कि बढ़िया से समझ लेना। दूसरा एक आ गया डार्क एनर्जी। क्या आ गया, सामान्यतः हम दोनों को एक ही मानते हैं कि डार्क मैटर डार्क एनर्जी एक ही है, पर ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। डार्क मैटर एक दूसरे को बांधने का प्रयास करता है, डार्क एनर्जी एक दूसरे को धकेल रहा है, और डार्क मैटर से ज्यादा क्या है, डार्क एनर्जी। इसी कारण से वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। समझ में आया। ब्रह्मांड में हमको जो चीजें दिख रही है, समझना, वो सिर्फ 5% है। कितना है, 5%। अभी ये हम तय किए, ये इसको क्या बोले, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसमें भी जो चीजें हमको दिख रही है वो कितना है, 5%।
बाकी चीजें अंधेरा, बाकी चीजें क्या है, अंधेरा। इसी पर रिसर्च चल रहा है कि अंधेरा वाला चीज है क्या। इसी अंधेरे में दो चीज हमको नजर आया जो दोनों काला है। क्या है, काला, यानी दिख नहीं रहा है, दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है। और इसी है वाले चीज में दो चीजें निकल के आई, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया कि डार्क मैटर शब्दावली किसने दिया है। अब सोचो कि मजाक मजाक में सिर्फ जो पढ़ रहा था उसको ये एग्जाम में कर लिया होगा, जो ये जानकारी जो रखता है, ठीक है, कि किसने दिया नहीं दिया। एक इंटरेस्ट जिसको है, जिसको नहीं है तो किताब में कभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो तुम लोग एक दो पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है, लिख लो पहले एक जगह कहीं साइड में लिख लो, नोट्स में इसको ऐड कर लेना जिसके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, लिख लो। डार्क मैटर, ठीक है। अच्छा पहले लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, ब्रह्मांड में उपस्थित अवयव, ब्रह्मांड में उपस्थित अवयव, ठीक है। ब्रह्मांड में उपस्थित अवयव, डार्क मैटर 27%, डार्क मैटर 27%। क्या हुआ, क्या तो इतना ध्यान से उधर तुम लोग सुन रहे हो? डार्क मैटर 27%, डार्क एनर्जी 68%, डार्क एनर्जी 68%। कितना हो गया टोटल, 68 27 95%। लिखो बाकी दृश्य दृश्य अवयव, दृश्य अवयव मतलब समझ में आ गया, जितना, हाँ जितना चीज हम देख पा रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। यानी जो ये सब देख रहे हो ना, ये देखो एंड्रोमेडा, ये देखो फलाना तारा है, ये सब मिलाकर जितने भी दृश्य अवयव है सब मिलाकर मात्र 5%, ठीक है। इस पहले जो पूरा था 95%, इसको हम लोग क्या बोल देते थे, डार्क मैटर। क्या बोलते थे, डार्क मैटर। बाद में इसमें रिसर्च हुआ, ये पूरा डार्क मैटर नहीं है, इसमें दो तरह का है, एक एंजल है और एक भूत है। ये जानते हो नहीं, भूतनाथ नहीं देखे तुम लोग किसी कर्म का बच्चा नहीं है। उसमें ये दोनों टर्म का यूज होता है, एंजल और घोस्ट। जो भूत तुम्हारा मदद करे, तुम्हारा हेल्प करे, उसको एंजल कह देंगे, ठीक है। और जो भूत दांत निकाले करे उसको घोस्ट कहेंगे, भूत कहेंगे, ठीक है। वैसा ही हमारे यहाँ पे डार्क मैटर जो थे ये दो तरह के थे, एक एंजल और एक भूत। तो जो एक दूसरे से दूर खींच रहा है वो है डार्क एनर्जी। कौन है, डार्क एनर्जी। यानी यहाँ है और यहाँ दो चीज है, इसमें डार्क एनर्जी बीच में जो धक्का दे रहा है, ठीक है, और डार्क मैटर जो एक दूसरे को खींच रहा है। अब बेचारा डार्क मैटर कितना है, नहीं लिखा, लिखिए तुम लोग लिखा ना 27%। डार्क मैटर कितना है, 27%, और डार्क एनर्जी कितना है, 68%। तो क्या होगा, पास आएगा कि दूर जाएगा, ऑब्वियसली दूर जाएगा, ठीक है। तो दोनों के सामने लिख लेना कि डार्क एनर्जी, सॉरी डार्क मैटर, पहले डार्क मैटर लिख लो। डार्क मैटर, डार्क मैटर ऐसा अवयव है जो दिखाई तो नहीं देता है, जो दिखाई तो नहीं देता है, पर इसमें गुरुत्व होता है या गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। डार्क मैटर ऐसा अवयव है जो दिखाई तो नहीं देता है परंतु इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, एवं ये आकाश गंगाओं को एक दूसरे से बांध कर रखने का प्रयास करता है। समझ आ गया पूरा डेफिनेशन। अब इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ डार्क मैटर क्या है। अब देखना कि अगर ये सवाल आया तुम लोग का, कितना बच्चा इसमें गलती करेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा लगता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ठीक है। क्या डार्क मैटर पूरा क्लियर हो गया कि डार्क मैटर ऐसे अवयव हैं जो दिखाई तो नहीं, ये तो ऑब्वियस दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि डार्क है, ठीक है। तो ऐसे अवयव हैं जो दिखाई तो नहीं देता है परंतु गुरुत्वाकर्षण होता है, एवं आकाश गंगाओं को एक दूसरे से बांध के रखने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखो डार्क एनर्जी, दिखाई न देने वाले ऐसे अवयव जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है एवं आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर ढकेलता है।
और सोचो कितना मेहनत से ये रिसर्च किया होगा। फिर से बोले, क्या बोले? हाँ, डार्क एनर्जी ऐसा अवयव है जो दिखाई तो नहीं देता है, जो दिखाई तो नहीं देता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है, गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है, एवं एवं आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर ढकेलता है, एवं आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर ढकेलता है, दूर ढकेलता है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर ढकेलता है। अब बताओ, हो गया लिखा हुआ? अब बताओ इसमें से ब्रह्मांड के विस्तार के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? डार्क एनर्जी। ठीक है, डार्क एनर्जी कितना है? 68%। डार्क मैटर कितना है? 57%। अच्छा, डार्क मैटर का टर्मिनोलॉजी किसने दिया है ये नहीं बताया, लिख लो उसमें। डार्क मैटर दिया है, इसका नाम है फ्रिट्ज, 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 हाँ फ्रिट्ज, ठीक है, हाँ फ्रिट्ज जिविस्की, स्पेलिंग जिविस्की है, फ्रिट्ज जिविस्की। ठीक है, इसने डार्क मैटर का शब्दावली दिया है। अब हम लोग ब्रह्मांड का उत्पत्ति कर चुके हैं, अब हम लोग अलग अलग शब्दावली देखेंगे। तो कल के जो क्लास में होगा हम लोग गैलेक्सी समझेंगे, ठीक है, निहारिका, नेबुला, ये सब शब्द सुना होगा कभी ना कभी। तारा, तारा क्या होता है, तारों का जन्म कैसे होता है, ठीक है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। अभी 1-2 दिन टर्मिनोलॉजी चलेगा, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टलेशन वगैरह है, ठीक है। चलो अभी चलेगा, फिर हम लोग अपने सोलर सिस्टम पे आएंगे। हाँ।